हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा सीटेट जुलाई 2024 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है सीटेट जुलाई 2024 मैथ्स करके, तो वहाँ से भी आप वीडियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीटेट जैन में आया हुआ है, ठीक है, 2021 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से है, और जो डायग्राम बनाना, अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें जो त्रिभुज बोला वो कौन सा बोला, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम समबाहु त्रिभुज इस तरह से ड्रॉ करता हूँ मैं, सपोज किया ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और क्या बोला, एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, एक वर्ग। ये हमने सपोज किया कोई वर्ग। ये डायग्राम बनाना एक कला है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसने बोला क्या है, इन दोनों में, त्रिभुज में और वर्ग में, एक भुजा उभयनिष्ठ है, एक भुजा कॉमन है। तो ये भुजा कॉमन हो रही है, ठीक है। हमने सपोज कर लिया जो कॉमन भुजा ये वाली, इसकी इसने लेंथ दे दी है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप बराबर होता है 4a। और जो त्रिभुज है ये, इसका परिमाप होता है, सॉरी, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। ये हमें पता है, जो स्क्वायर का परिमाप 4a होता है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। बट यहाँ पे हमें देखना क्या है, इसने क्वेश्चन में घुमाया क्या है, इसने एक भुजा बोल दिया कॉमन है। ये जो भुजा है वो क्या है, कॉमन है। अब जब यहाँ पे ये भुजा कॉमन है तो ये जो त्रिभुज का परिमाप है समबाहु इसमें भी आ रही होगी, और जो स्क्वायर का परिमाप है इसमें भी आ रही होगी। तो यहाँ से एक भुजा ये कॉमन है, तो अब हमारा जो नया परिमाप होगा इसका स्क्वायर का, वो कितना हो जाएगा, 3a, ठीक है। और त्रिभुज है, इसका नया परिमाप कितना हो जाएगा, 2a। बस यही यहाँ पे देखना है, जो हमें परिमाप निकालना है वो टोटल 4a और 3a नहीं लेना है। यहाँ पे इसका जो कॉमन है एक साइड, क्योंकि परिमाप क्या होता है, ये जो बाहरी भुजाओं का टोटल माप, ये तो होता है ना बाहरी भुजाओं का माप। बट ये वाली जो कॉमन साइड आ रही है तो अंदर आ गई है, तो इसका तो हमें माप लेना ही नहीं है, तो इसको हमें छोड़ देना। अब यहाँ से हमें इसे फाइंड करना है। इसे इसने बोला 3a, भुजा कितनी दे दी है, 4/3 प्लस, अगर हम ट्राइंगल को देखेंगे समबाहु त्रिभुज को, तो इसका 2 भुजा दे दी है 4/3, क्योंकि भुजा दोनों में कॉमन है। यहाँ जब फिर सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ से सॉरी 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4 दूनी 8/3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 3 12 8, 20/3 सेंटीमीटर। यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया। ये अच्छा क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। ऐसा डायग्राम आपको देखना है कि डायग्राम उसने बोला क्या, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसने इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक जो साइड है वो कॉमन है, तो ये हमने कॉमन कर लिया। जो परिमाप है हमारा, उस सबका परिमाप में इस वाली साइड को हम काउंट नहीं करेंगे। वैसे तो स्क्वायर का परिमाप 4 ही होता है, बट यहाँ पे इस साइड को काउंट नहीं कर रहा हूँ तो मैं 3 हो जाएगा। सेम ऐसे समबाहु त्रिभुज का 3 होता है, बट इस साइड को काउंट नहीं करना है तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी इस काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए इस काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये हमें फाइंड करना है। ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक देखते हैं क्या है। इसने दिया है ए प्लस बी काम को करते हैं कितने में, 12 दिन में। बी प्लस सी उस काम को कर देंगे 15 दिन में, और सी प्लस ए इस काम को 20 दिन में करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना मिलेगा हमें, 60। और जो एलसीएम मिलता है वो हमारा क्या होता है, कुल काम, टोटल वर्क। यहाँ हमें ये क्या मिला है, टाइम है इन तीनों का, ये टोटल वर्क मिल गया। अब यहाँ से क्या निकालते हैं हम, एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। तो 12 पंजे 60, मतलब ए प्लस बी 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, बी प्लस सी 15 चौका 60 4 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, और सी प्लस ए 20 3 60 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। ये हमें इधर क्या मिल गया, क्षमता, एफिशिएंसी से हम बोलते हैं हिंदी में क्षमता, ठीक है। ये हमारा टाइम होता है, ये टोटल वर्क हो गया जो एलसीएम लेते हैं, ये हमारी एफिशिएंसी होगी, क्षमता।
अब अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इन सबकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12। तो यहाँ से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 6 मिल जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है, इसने क्या पूछा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है, कितनी एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ से बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें 4 पुट करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी हमें, 2, मतलब ए की एफिशिएंसी हमें 2 मिल गई, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, टाइम। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, टोटल वर्क कितना 60, एफिशिएंसी 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा ये, तो यहाँ से इसे काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, टाइम हमें 30 दिन। क्लियर है, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, मैंने जो क्वेश्चन है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराया है, अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप सीधा ऐसे से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या है ये हमें फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, इसने बोला 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, 4/7 भाग ये तो कीचड़ में धंसा हुआ है। अब इसने किया क्या कि धंसा हुआ जो भाग है उसका 1/3 भाग बाहर खींच लिया। तो इसने बाहर कितना भाग खींचा, इस 4/7 का 1/3 बाहर खींच लिया। जब यहाँ से देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4/21 भाग ये क्या किया इसने, कीचड़ से बाहर खींच लिया। जब इतना भाग बाहर खींच लिया तो कीचड़ में कितना भाग रह गया, तो इस 4/7 में से जब हम माइनस कर देंगे 4/21 तो हमें वो भाग मिल जाएगा जो भी कीचड़ में रह गया है। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 21 एलसीएम आएगा यहाँ पे, और 7 × 21 3 चौक 12 माइनस 4, तो यहाँ से हमें कितना 8/21 भाग हमारा वो रह गया जो भी कीचड़ में है, ये भाग हमारा कीचड़ में रह गया। बट इसने क्या बोला कि इतना खींचने के बाद 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, बट हमारे अकॉर्डिंग 8/21 भाग कीचड़ में है। तो चलिए इन दोनों को बराबर करते हैं। तो 8 बराबर 8/21 भाग, ठीक है। अब यहाँ से जब हम एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक, तो एक भाग तो खंबा का एक पूरा भाग है वो बराबर कितना मिल जाएगा हमारे लिए, 21 मीटर। यही तो हमें निकालना है, खंबा का पूरा भाग निकालना है। वो खंबा हमारा एक भाग में ही था, 21 मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो इसी तरह सॉल्व करना है, मात्र 1 लाइन का क्वेश्चन है ये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्तक जो HCF फाइंड करना है हमें क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक देखते हैं। इसने दिया कितना हमें, 14/33, 42/55 और 21/22। इसका इसने बोला कि HCF क्या होगा, मासा हमें निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो मैं आपके लिए एक लाइन बता रहा हूँ, आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में उसने हमसे जो पूछा है, उसने हमसे HCF पूछा है, मासा पूछा है, तो जो हमसे पूछा है वो हम अंश का निकालते हैं, जो हमसे नहीं पूछा है वो हम हर का निकालते हैं। क्लियर है, जो पूछा है वो न्यूमिनेटर का निकालते हैं, जो नहीं पूछा है वो डिनोमिनेटर का निकालते हैं। तो बस यही हमें ट्रिक यहाँ पे फाइंड करनी है। आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि जो हमसे पूछा है वो हम अंश का निकालेंगे, जो नहीं पूछा है वो हर का निकालेंगे। तो अंश का 14, 42, 21, इनका अगर हम HCF निकालेंगे, HCF इनका ऊपर वालों का, इनका सबका, तो हमें कितना मिल जाएगा, 14, 42, 21 का HCF 7 हो जाएगा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन सब में कॉमन हाईएस्ट क्या है, 7। अब हमें निकालना है LCM किसका, हर का LCM और अंश का HCF। ऐसे आप याद रखें, हर का क्या निकालेंगे हम, LCM। तो अगर हम 33 का LCM निकालेंगे तो 33 को हम अगर फैक्टर करेंगे, अगर फैक्टर से इसका LCM निकालते हैं तो ये कट जाएगा कितने से, 3 × 11। सेम ऐसे 55 का अगर हम फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो ये 5 × 11, और 22 को अगर हम देखेंगे तो 2 × 11। करते क्या हम LCM जब निकालते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है LCM वाली क्लास में, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ये टेक उसमें मैंने समझा रखी है। करते क्या, इसमें जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो कॉमन क्या है, 11 तीनों में, यहाँ भी कॉमन है, ये तीनों जगह 11 कॉमन है, वो उठा के लिखते हैं। इंटू में जो रहता है, जो बच जाता है वो लिख लेते हैं, 3 × 5 × 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30 और 11 तियाँ 33,
30 हमें क्या मिल जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम 330 मिल गया, एचसीएफ 7 मिल गया, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा 7/330। क्लियर है, ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर, ये ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी पूछा, अब उसने यहाँ पे एचसीएफ पूछा, अगर हमसे एलसीएम पूछा होता तो अंश का हम एलसीएम निकालते हैं और जो हर का एचसीएफ निकालते हैं। मीन्स अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में हमसे एचसीएफ या एलसीएम पूछा है तो जो पूछते हैं वो हम अंश का निकालते हैं, जो नहीं पूछते हैं वो हर का निकालते हैं। यही एक ट्रिक है और ये आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा क्षेत्रफल 43 प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर शेषफल है, ये मिसप्रिंट हो गया किसी तरह से। शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा, ये हमें निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो मैंने वो सभी क्वेश्चन एग्जाम इस क्लास में लिए हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक सा हमारा रूल होता है, चाहे उसे फॉर्मूला मान लें। क्या होता है, अगर हमें संख्या निकालनी है तो उसके लिए रूल होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो हमें संख्याएं तो निकालनी है ना, सॉरी संख्या इसमें दे रखी है 16075। निकालना क्या है, भाजक निकालना हमने सपोज कर लिया कोई एक्स है, ये भागफल इसमें दे रखा है कितना दिया है 167 और शेषफल दे रखा है 43। ठीक है, तो यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 167x और इसमें से जब इसे माइनस करेंगे 75 में से 43 जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा हमें 160 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 7 में 4 जाएगा तो 3, 16032 ये हमें मिल जाएगा। यहाँ से अब हमें निकालते हैं, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16032 को जब डिवाइड करेंगे 167, तो जब इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 96 टाइम में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपसे एक बार डिवाइड करके देख लीजिएगा। 96 टाइम में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें एक्स तो निकालना है, भाजक की तो निकालना है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य की संख्या, यहाँ पे जो अभाज्य संख्याएं कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप सीधा कोई भी ट्रिक भी मत लगाइए, सीधा आप देखिएगा कि अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, आपको बस ये पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है 50, 1 से लेकर 50 के बीच में 1 है, 3 है, 5, 7 और 7 के बाद 11 ऐसी है, 13 है, 15, 17 है, यहाँ पे 17 के बाद 19 है, 19 के बाद आप देखेंगे तो 21, 22, 23 होगी और 24, 25 नहीं होगी, 26 भी नहीं होगी, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं होगी, 29 होगी, 29 के बाद 31 हो जाएगी एक, 33, 35, 37 हो जाएगी एक और 39 नहीं होगी, 40 भी नहीं होगी, 41 हो जाएगी और फिर एक 47 हो जाएगी। ये संख्याएं होंगी जो अभाज्य संख्या है। तो इन्हें आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 संख्या, कोई और ऐसी संख्या रह गई है तो एक बार आप फिर से रीचेक करके देख लीजिएगा, अगर हो सकता है कोई संख्या छूट गई हो। तो अगर देखेंगे आप तो 1 3 5 7 भी होती है, 11 भी होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 भी होती है, 19 के बाद 23 भी होती है, 23 के बाद 29, 31, ठीक है, 37। यहाँ पे एक संख्या रही, यहाँ पे एक 43 होती है और ठीक है, तो 14 और एक 15, तो 15 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 15 संख्याएं ऐसी होती हैं 50 से छोटे धन पूर्णांकों में जो अभाज्य होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुना से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुना का योग 71, मतलब बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना का जो योग है वो 71 है। वे संख्याएं क्या होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कोई भी ट्रिक मत लगाइएगा, आप सीधा ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप विदाउट पेन कॉपी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे इसके लिए, इसकी बस कंडीशन हमें फॉलो करानी है। तो पहला अगर ऑप्शन देखते हैं, इसने दिया 43 और 8, तो इसने क्या बोला 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना, अगर हम 43 का दोगुना करेंगे तो 86 हो जाएगा। इसका दोगुना छोटी संख्या के 5 गुना से 3 कम है, तो इसको जब 5 गुना करेंगे छोटी संख्या को 8 पंजे 40, नहीं तो इसमें तो बहुत डिफरेंस है, ये तो हमारा होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 17, इसका क्या बोला दोगुना 17 दूनी 34, छोटी संख्या के 5 गुना, तो 1 पंजे 5 से 3, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आ रहा है। सी देखते हैं हम, इसको करेंगे अगर हम दुगना 14 दूनी 28 और छोटी संख्या इसको करना है 5 गुना, तो 5 25, ये हो गया हमारा 28 और इसका 5 गुना 25। ठीक है, आगे क्या बोला कि 5 गुना से 3 ज़्यादा है, तो सही है,
ये जो क्या है 3 ज़्यादा है, ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं, तथा बड़ी संख्या के 4 गुना, जो बड़ी संख्या ये है, इसको हम अगर 4 गुना करेंगे 14 चौक 56 हो जाएगा, और 56 प्लस और छोटी संख्या का 3 गुना, तो इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 और 5 11 का 1, और 1 और 1 2 और 5 7, 71। तो यही तो इसने बोला कि 71 है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कोई भी एक्स वाई सपोज ना करें, सीधा ऑप्शन सॉल्व करें, आपको 2 मिनट में इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई बतानी है क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बोला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा 8 8 64 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बोला उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी बराबर 64 बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो लंबाई से अंदर रख के 16 सेंटीमीटर निकालना क्या है, चौड़ाई बी, तो 64 डिवाइड बाई एल से, तो एल कितनी है 16, तो 16 चौक 64, तो हमें क्या मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, उसके विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस एसपी का 3/2 है, तो लाभ या हानि का परसेंटेज क्या है वो हमें बतानी है। तो क्वेश्चन में जो बोला है वो हम करते हैं। इसने बोला है जो सीपी है वो एसपी का 3/2 है, तो ये तो 3/2 है, इसको हम 3/2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एसपी अपॉन सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि सीपी इसके अपॉन में आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमें क्या मिल गया एसपी, ये मिल गया सीपी, ठीक है। अब यहाँ है कितना, उसने कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी थी और 2 में बेची है, तो उसे क्या हुआ 1 का लॉस हुआ। समझ में आया, 1 की हानि हुई, मतलब कोई वस्तु 3 में खरीदी और 2 में बेची तो 1 की हानि हुई, 1 की हानि हुई, और हानि हमेशा हमें किस पे होती है सीपी पे। सीपी कितना है 3, परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 33% की क्या हुई हानि। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर, सॉरी यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं है, फिर से मिसप्रिंट हो गया, शेषफल क्या मिलेगा ये हमें बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसे बस डिवाइड करके देख लेंगे। जब 12 से हम इसे डिवाइड करके देखेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा हमें कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ से अगर हम 1 उतारेंगे तो इसमें बाहर नहीं जाएगा, तो 0 उतारेंगे तो 0 यहाँ भी लगा लेंगे, फिर एक यहाँ पे और 1 उतार लेंगे। तो ये कितना 12 8 कितना होता है 96, कितना बचा सॉरी 96, 5 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 यहाँ पे उतारेंगे तो 12 चौक कितना होता है 48, तो कितना शेष बच रहा है शेष 4। तो ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, इसने एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें बोला है कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। तो अगर कभी भी आपको इकाई के अंक वाला कॉन्सेप्ट मिले तो आपको ये सब देख के डरना नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, जो इकाई वाले अंक है इनकी मल्टीप्लाई करा देनी है, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 दूनी 18 मिल जाएगा यहाँ में इन दोनों की, और इसी कराएंगे तो 8 6 48 मिल जाएगा, ठीक है। इकाई के अंक की मल्टीप्लाई, फिर से हम इकाई के अंक की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 8 64 मिल जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, ये तो इकाई का अंक है 4। यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। कभी भी आपको इकाई के अंक का कभी कॉन्सेप्ट नहीं, तो आपको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करानी है, आपको लास्ट जो इकाई का अंक है बस उसकी मल्टीप्लाई कराते जाना है, लगातार नहीं करानी है, थोड़े थोड़े 2 में कराते जाना, जिससे कि आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय जाता है। तो एक ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये पैडागोजी से भी ले लिया, वैसे मैं पैडागोजी की अलग से प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, बट ये मैंने एक से क्वेश्चन ले लिया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, गॉस। जो गॉस साहब है वो विचरण का विश्लेषण नामक विधि के मुख्य श्रेय करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।